बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2023 में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2023 की तैयारी के सिलसिले में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को यहाँ पर उसकी बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एमडी कैट के अंदर जो मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं फिज़िक्स के, तो उसमें फोर्सेस काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं और उन फोर्सेस को हमें हैंडल करना होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम उन फोर्सेस की टाइप्स को अंडरस्टैंड करें जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो उनकी बात करने से पहले मैं बात करूँगा डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ अ फोर्स। व्हाट इज़ अ फोर्स। ओके, सो व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या चीज़ है? तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स जो होती है वो अमूमन हम किसको कहते हैं? पुश या पुल को। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पुश या पुल, यानी फोर्स। अब फिजिक्स के अंदर जो इसकी बाकायदा डेफिनेशन की जाती है वो क्या है कि फोर्स इज अ cause that change the state of rest और मोशन। जो रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसको मोशन में लेकर आना चाहते हैं तो आपको उस पर फोर्स लगाना होगी, और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है और उसको आप उसकी मोशन में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, उसको स्पीड अप करना चाहते हैं या उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट की शेप में कोई तब्दीली चाहते हैं तो तब भी फोर्स लगाने से ही ये मुमकिन है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पर मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राइट। उनमें से फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे पे आते हैं डिस्टेंस एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। हम इन पर अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्सेस की। तो स्टूडेंट्स, कांटेक्ट फोर्सेस जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि ऐसी फोर्सेस हैं जिनको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कांटेक्ट फोर्सेस में हमें फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, अगर आप वो फोर्स उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। देयर आर many types of contact forces। contact forces की बहुत सी इकसाम है, जिनमें से पहली हम देखते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या चीज होती है? अ फोर्स दैट रिजल्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट मेक्स कंटेक्ट विद द अनदर बॉडी। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली कंटेक्ट करता है तो उसके नतीजे में जो यानी पुश और पुल पैदा होती है उसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जब उस पर पुश और पुल करना होता है तो उसको फिजिकली कंटेक्ट करना पड़ता है, दैट्स देन वो आप उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप देखें यहाँ पर ये फुटबॉलर जो है, ये इस फुटबॉल को पुश करना चाहता है, किक लगाना चाहता है, तो क्या करेगा?
इसके ऊपर अपने फुट से क्या करेगा, अप्लाई करेगा फोर्स। लेकिन फुट से जब वो फुटबॉल को फोर्स अप्लाई करना चाहता है, यानी उसको पुश करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके साथ फिजिकल कंटेक्ट करे। बगैर पाँव को फुटबॉल के साथ कंटेक्ट में लाए बिना ये पुश करना मुमकिन नहीं होगा, ये किक नहीं लगाई जा सकती। सिमिलरली आप एग्जांपल देख सकते हैं एक दरवाजे की। सपोज करें हमारे पास एक डोर है, तो इस डोर को अगर आप बंद करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। सो अगर आप इसे खोलेंगे तो कब खोल सकेंगे, जब आप इस पर पुल करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो तभी। लेकिन खींचने के लिए आपको इसके हैंडल को पकड़कर खींचना होगा, ठीक है, यानी आपको इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना ही होगा, तभी ये आप इसको खोल सकेंगे, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस को जिसमें आपको कांटेक्ट करना पड़ता है दूसरी बॉडी के साथ फोर्स अप्लाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। ओके, तो उसके बाद अगर हम अगली टाइप की बात करें तो उसमें आती है टेंशन, ठीक है। सो टेंशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के हवाले से या जो एमडी कैट के क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से। अब पुलिंग फोर्स, तो इसमें पहले ही वो ये कह रहा है कि इस फोर्स के अंदर पुश का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम अ रूप और अ स्ट्रिंग, अगर आप किसी रोप या स्ट्रिंग से फोर्स लगाना चाहते हैं टेंशन की, तो ये सिर्फ पुल कर सकते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द रोप और स्ट्रिंग, और ये हमेशा किधर होगी, ये टुवर्ड्स द रोप होगी, ठीक है। तो जो टेंशन की फोर्स होती है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑलवेज, जैसे यहां लिखा हुआ है, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द रोप, रस्सी की तरफ हमेशा ये होगी। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो फोर्स ये साहब लगा रहे हैं इस कार्ट के ऊपर, तो वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस तरफ को टेंशन की फोर्स लगेगी, जिस तरफ को रस्सी खींची जा रही है, ठीक है। जिस बॉडी पर रस्सी के जरिए फोर्स लगाई जा रही है उस बॉडी की तरफ फोर्स की डायरेक्शन कभी भी नहीं होती, ठीक है। ये पुल की फोर्स है। और दूसरा पॉइंट जो है वो यहां पर क्या हो सकता है, वो ये कि यू कांट पुश, विद रोप, रस्सी के जरिए स्टूडेंट्स आप कभी भी पुश नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट को। बल्कि यहाँ पे देखें, अगर ये इस रस्सी के जरिए इस कार्ट को धकेलना चाहे, पुश करना चाहे, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो रस्सी है ये दोहरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रस्सी एक रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि यू ओनली पुश विद रोप, सॉरी, यू ओनली पुल विद रोप, आप सिर्फ रस्सी के जरिए क्या कर सकते हैं, चीजों को खींच सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ये छकड़ा है, सॉरी ये टेबल, और इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास एक टेबल है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक पुली है, और इसको हमने क्या किया है, इसके साथ बांध दिया, और दूसरी तरफ भी एक वेट लटका दिया, ठीक है। तो इस रस्सी के ऊपर रस्सी के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, टेंशन की फोर्स पैदा हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट से परे होगी, ठीक है। मैं इसको जरा
बारीकी के साथ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं इस रस्सी को यहाँ पर बनाऊंगा। सपोज करिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन की फोर्स इसमें क्रिएट है। मैं इसके दो हिस्से कर देता हूँ। यहाँ से लेट्स सपोज ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट, ठीक है। तो इसके दो हिस्से होने से इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग बना, ओके। तो ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या था, इसके अंदर टेंशन की फोर्स थी। अब ये जो टेंशन की फोर्स है, तो ये जो राइट पार्ट है इस रस्सी का, ये लेफ्ट पार्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ ये खींचेगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ इस फोर्स से जाहिर करता हूँ। और इस फोर्स को हम कह देते हैं फोर्स ऑन लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सर्टेड बाय द राइट पार्ट, FLR हम इसको कह देते हैं। इसी तरीके से जो फोर्स राइट साइड पर मौजूद रस्सी पर लगेगी लेफ्ट की वजह से, उसको मैं बोल देता हूं फोर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग ड्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या कर रही हैं, ऑपोजिट लग रही है, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस जो है चूंकि ऑपोजिट हैं, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक, मैं न्यूटन्स के लॉज पर बाद में बात करूंगा, लेकिन इतना तो आप जानते ही हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसमें हम कहते हैं कि जो फोर्स है, दो ऑपोजिट फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, जो यहाँ मैंने रस्सी को काटा और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, लेकिन अगर मैं इस रस्सी के और बहुत सारे पार्ट्स बना दूं, इसको मैं यहाँ से काट दूं, इसको यहाँ से काट दूं, तो जितनी जगहों से भी काटूंगा तो वहां पर इस तरह की ही फोर्सेस क्रिएट होंगी, और वो सारे जो पेयर्स हैं वो आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। और अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इन दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं जो पेयर की शक्ल में, इनकी मैग्नीट्यूड जो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास टेंशन है, ठीक है। इसी को हम टेंशन कहते हैं। और थ्रू आउट द रोप, अगर ये रोप यूनिफॉर्म है और एक ही मटेरियल की है, तो ये टेंशन जो है यहाँ पर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ये हमारे पास टेंशन का क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्मल फोर्स की तरफ। तो नॉर्मल फोर्स ये थर्ड टाइप की फोर्स है। इस फोर्स में अगर आप देखें तो अ परपेंडिकुलर फोर्स, तो पहली बात यहां पर ये कर रहा है कि ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होती है, एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगती है जो कि किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये एप्पल है, ये यहाँ पर टेबल पर पड़ा है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड सरफेस के, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 90 डिग्री को कहते हैं। तो इस के साथ यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रही है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स, ओके। कंटेक्ट विद द सरफेस, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो उस सरफेस के साथ कंटेक्ट में होना चाहिए, और ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सरफेस, और हमेशा सरफेस से दूसरी तरफ होती है। ये देखें यहाँ टेबल नीचे है और सरफेस के ऑपोजिट साइड पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ये जो है फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाते हैं और नॉर्मल फोर्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस तरह के प्रॉब्लम स्टूडेंट्स एमडी कैट में पूछे जाएंगे, जहां पर आपको इन फोर्सेस
के ज़रिए से इस प्रॉब्लम को क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। सपोज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम बी कह देते हैं और जो पहला मैंने बनाया उसको हम ए कह देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो कि इस कंटेनर में रखे हुए हैं और क्वेश्चन ये है कि मैं फाइंड करूं, कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्सेस ऑन ए एंड बी। ए और बी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनको मैं कैलकुलेट करूं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए पर। सो फॉर ए की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मैं FBD कहता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाई जाती है, उसमें हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि जाहिर करता है इस ए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये ए ऑब्जेक्ट को मैंने इस पॉइंट से जाहिर किया और इस पर लगने वाली जो नॉर्मल फोर्सेस हैं उनको जिक्र करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये साइड है जिसके साथ ये ए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है सरफेस के साथ, तो इसकी वजह से सबसे पहले तो एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स है, मैं इसको N1 कह देता हूँ, नॉर्मल फोर्स 1। तो और दूसरी फोर्स इस बी ऑब्जेक्ट की वजह से लग रही है, ठीक है। तो बी ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हम कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से लग रही है तो ऐसे बना दें। ये वाली फोर्स कौन लगा रहा है, बी ऑब्जेक्ट लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, और किस पर लगा रहा है, ई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स एट ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी बी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये दो नॉर्मल फोर्सेस जो हैं ये इस ए बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं बी बॉडी। तो फॉर बी, तो उसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके। और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं जी। ये हमारे पास उसकी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई बी बॉडी की। और बी बॉडी के ऊपर एक तो ये दीवार जो है फोर्स लगा रही है इनवर्ट, ठीक है। तो हम उससे सबसे पहले उसे बनाएंगे और वो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन, राइट। तो दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, मैं इसको N2 कह देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है ई बॉडी की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो ये ए बॉडी लगा रही है बी बॉडी के ऊपर, इसको हम भी नॉर्मल फोर्स कहेंगे। और ये नॉर्मल फोर्स किस पर लग रही है, ए बॉडी पर लग रही है। तो नॉर्मल फोर्स एट, सॉरी, बी बॉडी पर नॉर्मल फोर्स एट बी ड्यू टू ए की वजह से। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फोर्सेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप MD-CAT के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपने नॉर्मल फोर्सेस को समझना है और उसकी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी, तभी आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास अब है फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। और इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, इट ओपोजेस द स्लाइडिंग ऑफ टू सरफेसेस। जब दो बॉडीज किसी सरफेस पर स्लाइड कर रही होती हैं, ठीक है, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, इट ओपोजेस द स्लाइडिंग ऑफ टू सरफेसेस अक्रॉस वन अनदर। एक सरफेस है, दूसरी सरफेस है, ये दोनों आपस में ऐसे स्लाइड करती हैं या एक दूसरी पर स्लाइड करती है। तो ऐसी सूरत में फ्रिक्शन क्रिएट होती है। और फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोज टू द मोशन और अटेम्प्ट टू द मोशन। और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है उस डायरेक्शन के खिलाफ ये ऑपोजिशन देती है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के
180 डिग्री पर ये जो है ये अप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर फ्रिक्शन के हवाले से डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाना चाहूँगा। सबसे पहले 3 सरफेसेस लेते हैं। ये पहली सरफेस है, ये दूसरी, और ये तीसरी सरफेस। ठीक है, और जो पहली सरफेस है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, जो है सैंड है, इसके ऊपर रेत फेंकी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं ठीक है, और जो दूसरी सरफेस है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, मार्बल है लगा हुआ। ओके, और जो थर्ड सरफेस है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, ग्लास लगाया। ठीक, और हमने क्या किया है, इसको ऐसे एक स्लोप दी, और सब की जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, सब की हाइट जो है वो यहाँ पर क्या है, इक्वल। जी, तो इन सरफेसेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक गाड़ी को दौड़ाते हैं। यहाँ पर भी मैं स्लोप बना लूँ। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये सब बराबर हाइट पे। अगर हम यहाँ पर एक इक्वल हाइट के ऊपर एक कार को यहाँ से भेजते हैं नीचे, सिमिलर दूसरी जगह से भी, ओके, तो अगर ये इस तरफ आती हैं, और ये जो पहला केस है ये हमारे पास किसका है, सैंड का, ये दूसरा केस जो है ये है मार्बल का, और थर्ड केस जो है ये किसका है, ग्लास का। ठीक है, और अगर हम इसको भेजें तो हम देखेंगे कि जो सैंड के केस में ये गाड़ी यहाँ पर स्टॉप होगी। ठीक है, और मार्बल के केस में यहाँ पर स्टॉप हुई। ओके, और जो ग्लास है उसके केस में ये यहाँ पर स्टॉप। ठीक है, और आर्गेस ये मत समझिएगा कि जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये महज ड्राइंग में ऐसा है, कलर चेंज नहीं होता। ओके, सो आप देखें कि सैंड के केस में इसने निस्बतन कम डिस्टेंस कवर किया है एज कंपेयर टू मार्बल। मार्बल में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और ग्लास के केस में तो सबसे ज़्यादा किया है। तो इसकी रीज़न क्या है, ग्लास के केस में लीस्ट फ्रिक्शन थी, सबसे कम फ्रिक्शन थी। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ थी, जिस डायरेक्शन में मोशन थी, मोशन की डायरेक्शन ये थी, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड पे थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन कम है, और यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम। ठीक है, सो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगी, जो मोशन है उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, और मोशन की अगेंस्ट जो है वो वर्क करेगी। ठीक है, और फिजिक्स में फ्रिक्शन हमारी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें, और फर्स्ट ईयर की, उसमें स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि फ्रिक्शन दो तरह की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब होती है, जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन वो अभी उसने मोशन में वो नहीं आई। ठीक है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। और जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन वो
फेस कर रहा होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, और हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होती है, ये भी आप जानते हैं। ओके, एट द लास्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स उस दूसरी टाइप की जो हमने शुरू में बात की थी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ दी फोर्सेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं। उनमें से एक तो थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसकी हमने बहुत सारी किस्में पढ़ी, अप्लाइड फोर्स पढ़ा हमने, नॉर्मल फोर्स पढ़ी हमने, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरी टाइप की फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस की फोर्स। और एक्शन एट अ डिस्टेंस की फोर्सेस में कई फोर्सेस आ जाती हैं, लेकिन मैकेनिक्स में नॉर्मली जिस फोर्स से हमें वास्ता पड़ता है वो एक ही है, ठीक है, और वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पहली बात ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ अट्रैक्शन की होती है, रिपल्जन की नहीं होती। दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, और ये अट्रैक्शन हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है ड्यू टू देयर मास, उनके मास की वजह से होती है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि एक शख्स जो है वो इस बॉल को अपने हाथ से उसने छोड़ा, और वो ये देखता है कि ये बॉल जो है वो अर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ ये फोर्स लग रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है, ये वेट होता है हमारे पास। और एक अगर बॉडी जो है वो किसी टेबल पर रखी है, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि एक एप्पल जो है वो एक टेबल पर पड़ा था, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस जो हैं वो बज़ाहिर वहां पर लग रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये जो एप्पल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और दूसरी इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, एम, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है। तो जब भी आप एम डी कैट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जब भी एम डी कैट के आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त आपको इन फोर्सेस को ध्यान में रखना होगा। आपको उन एमसीक्यूज का आंसर ढूंढने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना होगी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस बॉडी को क्या करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर एग्जर्ट होने वाली, उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस को हम एरोस की मदद से जो है वो डायग्राम में बनाते हैं, और उससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी फोर्सेस किन के साथ जो है वो कैंसिल हो रही हैं और कौन सी आपस में ऐड हो रही है, जिससे हम अपने प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह न्यूटन्स के लॉज की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम एमडी कैट के अंदर न्यूटन के लॉज के हवाले से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके अंदर इन फोर्सेस की, इन डायग्राम जिनका आज हमने जिक्र किया, इनका भी जिक्र आएगा। सो उस सेशन को वक्त पर आप तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फिजिक्स मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।